हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का पार्ट है। उसमें दो तरह के डिसऑर्डर्स होते हैं, मेंडेलियन और क्रोमोसोमल। आज की वीडियो में मेंडेलियन डिसऑर्डर्स डिस्कस करेंगे। तो ये चैप्टर तो वैसे बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें डिसऑर्डर्स में बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो हम इसका आज मेंडेलियन डिसऑर्डर देखेंगे। ये है मेंडेलियन डिसऑर्डर और एक होता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो मेंडेलियन वाला देखते हैं। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स होते क्यों हैं? तो ये होते हैं जैसे जीन जो प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम में, अगर उसमें थोड़ा भी ऑल्ट्रेशन या फिर म्यूटेशन हो जाता है, ऑल्ट्रेशन या फिर म्यूटेशन हो जाए एक सिंगल जीन पे, तो हम बोलते हैं उसे मेंडेलियन डिसऑर्डर, मतलब फिर हो जाता है मेंडेलियन डिसऑर्डर। ठीक है। और इसको हम पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू भी अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, पेडिग्री एनालिसिस से थोड़ा इजी हो जाता है। उसमें हमें ये भी पता लग जाता है बल्कि डोमिनेंट है रिसेसिव है ट्रेट, क्योंकि इसमें दोनों हो सकता है, डोमिनेंट भी हो सकता है, रिसेसिव भी हो सकता है। और पेडिग्री एनालिसिस से हम जल्दी पता लगा सकते हैं कि वो डोमिनेंट है या रिसेसिव ट्रेट है। ठीक है। अब इसमें कौन कौन से डिसऑर्डर्स आते हैं जो एनसीईआरटी में गिवन है? तो वो तो हमारे पास जो एनसीईआरटी में गिवन है, हीमोफीलिया है और सिकल सेल एनीमिया है, कलर ब्लाइंडनेस है, थैलेसीमिया है और फिनाइलक्यूटोन्यूरिया है। ठीक है। ये सारे डिसऑर्डर्स हैं हमारे पास जो हमें पढ़ने हैं। ठीक है। सिस्टिक फिब्रोसिस ऐसे गिवन नहीं है एनसीईआरटी में, बट होता है, ये भी मेंडेलियन डिसऑर्डर ही है। तो हम फिनाइलकीटोनुरिया देखते हैं पहले। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फिनाइल क्यूटोन्यूरिया। देखो अब इस डिसऑर्डर में क्या था, पहले हम देखेंगे सारे। अब देखो डिसऑर्डर्स में एक चीज़ और है इंपॉर्टेंट। देखो कुछ डिसऑर्डर होते हैं जो सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। ठीक है। सेक्स क्रोमोसोम्स हमारे पास कितने होते हैं? जो हमारे पास पेरेंट्स से इनहेरिट होते हैं, हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है। और कुछ हमारे पास होते हैं ऑटोसोम्स। ठीक है। तो ऑटोसोम्स जो हमारे पास होते हैं उनके जो डिसऑर्डर हैं उन्हें ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स कहते हैं। और कुछ होते हैं सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स। तो हम पहले ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स देखते हैं, उसके बाद सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स देखेंगे। ठीक है। तो फिनाइल कीटोनुरिया देखते हैं। तो जो फिनाइलकेटोनुरिया है ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। बेसिकली सारे रिसेसिव ही हैं। डोमिनेंट का एक ही एग्जांपल दिया हुआ है, वो मैं लास्ट में लिख दूंगी। वो भी डायग्राम में एनसीईआरटी के नीचे मेंशन है। बाकी सारे रिसेसिव ऑर्डर है, डिसऑर्डर है। ठीक है। तो ये वाला है ऑटोसोमल, मतलब ऑटोसोम्स की वजह से हो रहा है। सेक्स जो हमारे पास सेक्स क्रोमोसोम है उनकी वजह से नहीं हो रहा, ऑटोसोमल की वजह से हो रहा है। ठीक है। तो इसमें आता है ऑटोसोमल रिसेसिव। ये है ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। अब ये होता कैसे है? देखो मान के चलो हमारे पास ये क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है। इस पे कोई जीन प्रेजेंट है यहाँ पे। तो जो ये जीन है ये हमारे पास एक होता है फिनाइल एलेनिन। फिनाइल एलेनिन। ठीक है। अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं टायरोसिन में, जो कि एक अमीनो एसिड है, हमने देखा हुआ है। ठीक है। टायरोसिन में कन्वर्ट करते हैं किस एंजाइम की हेल्प से? फिनाइल एलेनिन हाइड्रोलेज एंजाइम। फिनाइल एलेनिन हाइड्रोलेज एंजाइम। ठीक है। इस एंजाइम की हेल्प से। तो ये नॉर्मल चीज़ें होनी चाहिए बॉडी में, तो ठीक है, ये नॉर्मल है। ठीक है। अब अगर हमारे पास एंजाइम नहीं बन रहा है, ये वाला जो एंजाइम है हमारे पास, अगर ये नहीं बन रहा है किसी में, तो क्या होगा? टायरोसिन में कन्वर्ट होगा नहीं फिनाइल एलेनिन, क्योंकि इसी के एंजाइम की हेल्प से तो कन्वर्ट हो रहा था। और जब वो कन्वर्ट नहीं होगा तो वो एक्यूमुलेट होता जाएगा, मतलब इकट्ठा होता जाएगा बॉडी में, है ना? तो जब वो इकट्ठा होता जाएगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पायरुविक एसिड में। फिनाइल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर वो ब्रेन सेल्स में इफेक्ट करेगा और स्किन में, पिगमेंटेशन में, वो हम सब लिखते हैं अभी। ठीक है। तो बेसिक मतलब क्या है कि एंजाइम नहीं बनता है, और जब एंजाइम नहीं बनता है तो फिनाइल एलेनिन बहुत सारा एक्यूमुलेट हो जाता है। उसकी वजह से हमारे पास इफेक्ट्स होते हैं, जो इफेक्ट हम देखेंगे क्या क्या। ठीक है। तो पहले लिख देते हैं क्यों होता है। नो एंजाइम व्हेन नो एंजाइम फॉर्म, तो उससे क्या होगा? फिनाइल एलेनिन एक्यूमुलेट। ठीक है। फिनाइल एलेनिन एक्यूमुलेट होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? कन्वर्ट टू, जब ये बहुत सारा इकट्ठा हो जाएगा ना तो ये पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। पायरुविक एसिड। और ये जो पायरुविक एसिड है ये ब्रेन में एक्यूमुलेट हो जाएगा, इन ब्रेन। ठीक है। तो अब इसका प्राइमरी इफेक्ट क्या है? ठीक है, इससे तो समझ आ गया कि हमारे पास पायरुविक एसिड हो जाए में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद ब्रेन में एक्यूमुलेट हो जाएगा। ब्रेन में कुछ तो अफेक्ट करेगा ना जब ब्रेन में एक्यूमुलेट हो रहा है। तो जो जिस पर्सन को फिनाइल कीटोनुरिया होता है डिसऑर्डर, तो उसके में क्या क्या इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं? पहला प्राइमरी इफेक्ट है हमारे पास, दो तरह के इफेक्ट आते हैं। पहला एक प्राइमरी इफेक्ट आएगा जो होता है मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन। ब्रेन में एक्यूमुलेट हो रहा है बहुत ज़्यादा पायरुविक एसिड, तो उस पर्सन को मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा। ठीक है। और सेकेंडरी इफेक्ट जो कि इंपॉर्टेंट भी है और वही इसका मेन इफेक्ट भी है, पिगमेंटेशन। ठीक है। स्किन और हेयर की पिगमेंटेशन हो जाती है। स्किन एंड हेयर पिगमेंटेशन। आपने देखा होगा कुछ कुछ लोगों के स्किन पे क्या रहते हैं, छोटे छोटे दाग से रहते हैं ऐसे। कहीं कहीं को वाइट सा रहेगा, कहीं को वैसे दाग 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 रहते हैं। फेस पे भी बहुत दाग 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 छोटे छोटे रहते हैं ऐसे। वो इसी वजह से रहते हैं क्योंकि वहाँ पे फिनाइल की, मतलब ये भी हो सकता है, वजह तो कोई भी हो सकती है, बट ये भी एक रीज़न है। ठीक है, जो देखने को मिलता है। तो ये तो हमारे पास हो गया फिनाइल कीटोनुरिया। अब हम देखेंगे इसके बाद सिकल सेल एनीमिया। ठीक है। अब हम देखते हैं सिकल सेल एनीमिया। तो देखो सेकंड है सिकल सेल। अब देखो वर्ड से भी कुछ बातें समझ आती हैं। सिकल सेल एनीमिया के वर्ड से आपको क्या समझ आ रहा है?
सिकल सेल एनीमिया। एनीमिया वर्ड मतलब क्या होता है? खून की कमी हो जाना ना। एनीमिया मतलब खून की कमी। और सिकल सेल हमारे पास शेप होती है हमारे आरबीसी की। सिकल सेल शेप हो जाता है आरबीसी। ठीक है, तो मतलब आरबीसी की शेप से रिलेटेड है। तो एनीमिया मतलब खून की कमी हो जाना। तो देखो ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव है। ऑटोसोमल रिसेसिव है। ऑटोसोमल रिसेसिव है। उसके बाद हमारे पास ये किस क्रोमोसोम से रिलेटेड डिसऑर्डर है? 11th क्रोमोसोम से। ठीक है, 11th क्रोमोसोम से रिलेटेड डिसऑर्डर है। रिलेटेड टू 11th 11th क्रोमोसोम। ठीक है, उससे रिलेटेड ये डिसऑर्डर है। अब इसमें क्या होता है ना, जो हमारे पास हीमोग्लोबिन होता है उस मतलब वो सही से नहीं बनता है। जो हमारे पास नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है उसके जैसा नहीं बनता है। अब नॉर्मल सा बनने लगता है। अब क्यों बनने लगता है? देखो वैसे तो एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन ही तो प्रेजेंट है। अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, एक एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन हो जाता है, ठीक है। तो देखो हीमोग्लोबिन में हमें पता है, हीमोग्लोबिन का थोड़ा देख लेते हैं। 2 अल्फा और 2 बीटा चेन होती है। इसकी बीटा चेन की 6th पोजीशन पे, 6th पोजीशन पे कुछ गड़बड़ होती है जिसकी वजह से ये डिसऑर्डर होता है। वो क्या गड़बड़ होती है? वो ये होता है कि जो 6th पोजीशन है उस पे ग्लूटामिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है वेलिन में। ठीक है, ग्लूटामिक एसिड जो होता है वो वेलिन में कन्वर्ट हो जाता है, उसकी वजह से हमारे पास ये डिसऑर्डर होता है। ठीक है, तो इसी वजह से सिकल सेल एनीमिया हमारे पास होगा कि 6th पोजीशन पे जो हमारे पास ग्लूटामिक एसिड है वो वेलिन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मान के चलो ये है हमारे पास ऐसे गैग। ठीक है, और ये हो जाता है गुग। ये भी बोलते हैं कि गैग टू गुग ये हो जाता है। और ग्लूटामिक एसिड से वेलिन में हो जाता है। ठीक है, और एक चीज़ भी बोलते हैं कि जो टी होता है उसको ए से रिप्लेस हो जाता है, मतलब टी इज रिप्लेस्ड बाय ए। लिख देती हूँ मैं से, टी इज रिप्लेस्ड बाय ए। ठीक है, मतलब हमारे पास जो होते हैं ना, हमने वो पढ़े हैं ना न्यूक्लियोटाइड्स। तो टायरोसिन, टायरोसिन नहीं, टायरोसिन तो अमीनो एसिड होता है। जो थाइमीन और हमारे पास वो है एलेनिन, एडेनाइन। हाँ, तो हमारे पास थाइमीन और एडेनाइन, थाइमीन इज रिप्लेस्ड बाय एडेनाइन। ठीक है, तो ये इसको भी बोलते हैं, यही सिकल सेल एनीमिया है। तो अब इसमें होता क्या है? ये तो प्रॉब्लम्स है कि 6 पोजीशन पे अगर ये सब कन्वर्ट हो रहा है, ये सब चीज़ें हो रही है तो ये डिसऑर्डर होगा। लेकिन इसके अफेक्ट क्या है? ये क्यों, मतलब किस चीज़ को इफेक्ट करता है? तो देखो इसका प्राइमरी इफेक्ट है जो हमारे पास बाय कनकेव होती है हमारी आरबीसी, बाय कनकेव। ये सिकल शेप की हो जाएगी ऐसी। ठीक है, बाय कनकेव आरबीसी, आरबीसी सिकल से शेप की हो जाएगी, बाय कनकेव। हमारे पास नॉर्मल शेप आरबीसी की बाय कनकेव होती है, वो सिकल शेप की हो जाएगी। ठीक है, एक तो ये हो जाएगा। और एक क्या हो जाता है ना हमारे पास कि जो वो है कैपिलरीज, वो ब्लॉक होनी शुरू हो जाती है, मतलब क्लॉगिंग हो जाती है वहाँ पे। ब्लड अच्छे से ट्रांसपोर्ट हो नहीं पाता है, O2 भी अच्छे से ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, तो ब्रेन डैमेज हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रेन इसलिए क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है, क्योंकि हमारे पास जो कैपिलरीज है उसमें मतलब क्लॉगिंग हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो उस वजह से ब्लड अच्छे से ट्रांसपोर्ट होगा नहीं, O2 डिलीवर होगा नहीं, तो ब्रेन डैमेज हो जाएगा। ठीक है, तो सेकेंडरी इफेक्ट है कैपिलरीज, कैपिलरी क्लॉग, तो O2 डिलीवर नहीं हो पाएगा ढंग से, तो ब्रेन डैमेज हो जाएगा। ठीक है, ब्रेन डैमेज हो जाएगा। तो ये सब हो जाता है। और ये एनीमिया क्यों बोला? अब देखो जब सिकल सेल हो जाएगी हमारे पास आरबीसी, ठीक है, देखो जब आरबीसी सिकल सेल हो गई शेप, तो भाई उसको जगह नहीं मिल रही है ना हमारे पास ब्लड को जाने की। ब्लड को बहुत जगह नहीं मिलेगी, आरबीसी कम होने लग जाएंगी। ठीक है, तो आरबीसी जब कम होने लग जाएगी, ब्लड अच्छे से जा नहीं पाएगा। अब जब इतनी सी जगह हो गई सिकल शेप में तो बहुत कम जगह हो गई, उस वजह से जब ब्लड अच्छे से जा नहीं पाएगा तो भाई फिर एनीमिया ही होएगा ना, ब्लड की कमी होने लग जाएगी इंसान में, तो एनीमिया हो जाएगा उस पर्सन को। तो इसीलिए बोलते हैं इसको सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, तो ये तो हमारे पास है पूरा क्या, सिकल सेल एनीमिया। अब हम उसके बाद देखते हैं, ये हो गया सिकल सेल एनीमिया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट डिसऑर्डर। तो देखो नेक्स्ट डिसऑर्डर है थैलेसीमिया। थर्ड, थैलेसीमिया। देखो थैलेसीमिया भी ऑटोसोमल रिसेसिव है, मैंने आपको पहले बोल दिया सारे ऑटोसोमल रिसेसिव हैं। बस एक ही है ऑटोसोमल डोमिनेंट। ठीक है, ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव होगा। अब इसमें क्या होता है ना, इसमें जिस पर्सन को थैलेसीमिया होता है, थैलेसीमिया का पेशेंट बहुत आज के टाइम पे इस साइड तो नहीं, लेकिन बहुत जगह ऐसी हैं जहाँ पे थैलेसीमिया के पेशेंट्स बहुत कॉमन हो गए हैं। उनको क्या होता है ना, हर वीक में ब्लड ट्रांसफ्यूज कराना पड़ता है, हर वीक में ब्लड चढ़वाना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है उनमें कि रेगुलर ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड होगा, रेगुलर ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड। ठीक है, अब देखो ये दो टाइप का होता है, जो थैलेसीमिया है ना ये दो दो टाइप का होगा, एक तो अल्फा, एक बीटा। ठीक है,
अल्फा और बीटा। अब अल्फा किस वजह से होता है? क्रोमोसोम 16 की वजह से, और ये होता है क्रोमोसोम 11 की वजह से। ठीक है, अब इसमें क्या होता है ना, इसमें जो जीन हमारे पास म्यूटेट होते हैं, चेंज होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं अल्फा में? HBA1 और HBA2, ये दो चेंज होंगे, और इसमें खाली HBB जीन। ठीक है, म्यूटेट होंगे ये दोनों जीन, चेंज हो जाएंगे, मतलब ये वाला इसमें और इसमें दो जीन। तो अब ये क्वांटिटिव प्रॉब्लम है। ठीक है, मतलब ये क्वालिटी पे डिपेंड नहीं करती, क्वांटिटी पे। जितना ज़्यादा ऐसे क्रोमोसोम पे जितने ज़्यादा वो जीन्स हमारे पास चेंज होंगे, उस चीज़ पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अल्फा चेन पे, बीटा चेन पे, उन चीज़ों पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखो इन दो में होता क्या है, अल्फा में और बीटा में होगा क्या? यहाँ पे क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा अल्फा चेन की कमी होनी शुरू हो जाती है, एब्सेंस हो जाती है, बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है अल्फा चेन की सिंथेसिस। ठीक है, और बीटा चेन क्या करेगी, बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगी, उससे क्या होगा, आरबीसी रप्चर हो जाएगा। देखो अल्फा में अल्फा चेन की कमी हो जाएगी। ठीक है, अल्फा में अल्फा चेन की कमी हो जाएगी, ऐसे हम याद रख सकते हैं, एब्सेंस ऑफ अल्फा चेन सिंथेसिस, बनने की कमी हो जाएगी मतलब। ठीक है, और उसकी वजह से क्या होगा, बीटा जब एक चेन नहीं बनेगी तो दूसरी बहुत डोमिनेंट हो जाएगी वहाँ पे। ठीक है, प्रेसिपिटेट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा जम जाएगी, मतलब बहुत वहाँ पे एकदम ऐसे इकट्ठी हो जाएगी। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, आरबीसी रप्चर कर जाएगा। उससे अब आरबीसी रप्चर करेगा तो भाई दिक्कत हो जाएगी, उस पर्सन की डेथ भी हो सकती है कई बार सीवियर केसेस में। ठीक है, अब इसमें देखो क्या हो जाता है, अब ये क्या है, बीटा है तो इसमें बीटा की कमी हो जाएगी, एब्सेंस। ये तो बहुत ईजी है ना, ऐसे याद रखना, तो जो है उसमें उसकी कमी है, बीटा चेन और अल्फा चेन प्रेसिपिटेट कर जाएगी अगेन, प्रेसिपिटेट, फिर आरबीसी रप्चर कर जाएगा, झेल नहीं पाएगा ना आरबीसी इतना तो लोड अपने आप, कोई अगर बहुत ज़्यादा हो गया एक्यूमुलेट। ठीक है, और ये क्या है, मैंने बता दिया आपको, क्वांटिटी है, तभी तो नंबर्स की बात हो रही है ना इतनी, दो जीन अफेक्ट कर रहे हैं अल्फा में, इसमें एक ही कर रहा है बीटा में, तो ये हमारे पास एक क्वांटिटिव प्रॉब्लम है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास सारे सेक्स लिंक डिसऑर्डर्स हैं, क्वांटिटिव प्रॉब्लम। ठीक है, अब ये तो हमारे पास हो गए क्या, सारे ऑटोसोमल डिसऑर्डर। अब मैं वो एक लास्ट में जो नेम बता रही थी ना मैं, डोमिनेंट वाला, वो भी लिख देती हूँ। ठीक है, हम्म, तो एक ऑटोसोमल डोमिनेंट भी डिसऑर्डर होता है हमारे पास, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ये एक ही है और ये एक ही बहुत बार पूछा जाता है। इसका नाम है मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। ठीक है, तो ये हमारे पास सारे ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स हो गए। अब आते हैं सेक्स लिंक डिसऑर्डर्स पे, और सेक्स लिंक डिसऑर्डर्स पे ही हम पेडिग्री को भी पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि पेडिग्री मतलब क्या, फैमिली चार्ट की तरह होता है वो, कि मम्मी से पापा में आया, पापा से ग्रैंडफादर से आया, ऐसे ऐसे करके पूरा एक फैमिली चार्ट टाइप होता है। और सेक्स लिंक डिसऑर्डर्स भी वही है जो हमारे पास इनहेरिट होते हैं हमारे पेरेंट्स से। ठीक है, फर्टिलाइजेशन की वजह से इनहेरिट होते हैं, तो इसीलिए इसमें भी दो तरह के होते हैं, एक्स लिंक्ड रिसेसिव और वाई लिंक्ड। तो हम पहले सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स में, सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स, इसमें हम पहले एक्स लिंक्ड रिसेसिव देखते हैं। ठीक है, अब देखो एक्स लिंक्ड रिसेसिव में जो होता है ना, उसमें क्रिस क्रॉस पैटर्न फॉलो होता है। क्रिस क्रॉस पैटर्न किसे कहते हैं हम, कि जैसे मान के चलो, मदर से आएगा सन में, फिर सन से आएगा उसकी डॉटर में, उस तरह से क्रिस क्रॉस चलेगा, समझ रहे हो? ठीक है, फादर से आया उसकी बेटी में, उसकी बेटी से जाएगा उसके बेटे में, इस तरह से क्रिस क्रॉस चलता है, क्रिस क्रॉस पैटर्न, ये डिसऑर्डर इस तरह चलेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अब इसका पहला डिसऑर्डर, इसमें है कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, पहला है कलर ब्लाइंडनेस। ये क्यों जाती है कलर ब्लाइंडनेस? ये होती है आई, जो हमारी आइज होती है ना, उसमें जो कोन सेल होते हैं हमारे पास, उनके जो पिगमेंट होते हैं वो अफेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, पिगमेंट्स क्या, जो परसीव करते हैं कलर को, जिससे हम देख पाते हैं कि ये रेड कलर है, कलर ग्रीन है, ब्लू है, वो चीज़ ही अफेक्ट हो जाती है, तो उसे बोल देते हैं कलर ब्लाइंडनेस। तो क्या होता है, आइज में जो कोन सेल होते हैं उनमें क्या होगा, जो पिगमेंट होंगे वो क्या हो जाएंगे, अफेक्ट हो जाएंगे, अफेक्टेड। ठीक है, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगी। पिगमेंट्स कौन से, जो कलर परसीव करते हैं, और जब वही अफेक्ट हो जाएंगे तो कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो कलर ब्लाइंडनेस हम देखते हैं वो कौन सी है, वो है रेड ग्रीन, सीबी लिख रही हूँ मैं कलर ब्लाइंडनेस को। ठीक है, रेड ग्रीन सीबी, ये जीनोटाइप्स की वजह से होती है। ठीक है, ये बेसिकली जीनोटाइप्स की वजह से होती है, जीनोटाइप्स की, और ये ज़्यादा कॉमन है मेल्स में। कलर ब्लाइंडनेस जो है ना, ये ज़्यादा कॉमन है मेल्स में। ठीक है, अब इसमें देखो कैसा होता है, ये है एक्स एक्स, अगर इस पे दोनों पे है तो इसका मतलब
बिल्कुल अफेक्टेड है, कलर ब्लाइंड है पर्सन, ठीक है। और ये बहुत ही कम रेयर केस होता है ऐसा, ठीक है। उसके बाद अगर एक्स सी और एक बड़ा सी है तो मतलब कैरियर है, कैरियर है, ठीक है। और ये अफेक्ट नहीं होते हैं, कैरियर होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है एक्स सी वाई, इसका मतलब है कलर ब्लाइंड है ऑन मेल, ठीक है। कलर ब्लाइंड मेल है और ये ज़्यादा कॉमन भी मेल्स में ही है, जो कलर ब्लाइंडनेस है हमारे पास ये बहुत ज़्यादा कॉमन भी, मोर कॉमन इन मेल्स, मेल्स में ही ज़्यादा कॉमन है ये। मतलब 8% मान के चलो मेल्स में है, और फीमेल्स में तो बहुत ही कम होती है, 0.4% है फीमेल्स में तो, ठीक है। फीमेल्स में ये 0.4%, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से कलर ब्लाइंडनेस का पूरा है, ठीक है। और इतना ही है, कलर ब्लाइंडनेस में इस तरह से होती है और एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, ये याद रखना है, क्रिस क्रॉस पैटर्न फॉलो करेगा। और फीमेल्स में बहुत कम होती है, मेल्स में बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अब इसके बाद देख लेते हैं हम, इसके बाद देखेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं हीमोफीलिया, ठीक है। वो लास्ट है हमारे पास, हीमोफीलिया यहीं पे देख लेते हैं। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया वाला क्या होता है, हीमोफीलिया में क्या होता है, जैसे किसी को छोटा सा भी कट लगा तो उस छोटे से कट में भी क्या होगा ना, उसको बहुत ज़्यादा ब्लड रुकेगा ही नहीं, ब्लड अगर शुरू हो गया ना चलना तो रुकेगा ही नहीं। जैसे हम लोग के में तो क्या होगा, अगर छोटा सा कट लग गया तो क्या हुआ, खुद से जम जाता है, क्लॉटिंग हो जाती है ना, क्लॉट हो जाता है खुद से, ठीक है। लेकिन हीमोफीलिया वाले पेशेंट्स में ये नहीं हो पाता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है वहाँ पे, ये एक्स लिंक्ड है। जो क्रिस क्रॉस पैटर्न है वो हीमोफीलिया फॉलो करता है, कलर ब्लाइंडनेस नहीं फॉलो करेगा, हीमोफीलिया करेगा, ठीक है। तो ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, रिसेसिव, ठीक है। और ये हमारे पास ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है तब होता है ब्लड क्लॉटिंग एब्सेंट, ब्लड क्लॉटिंग एब्सेंट होती है, क्लॉटिंग एब्सेंट, मतलब जैसे छोटा कट लगेगा तो क्लॉट नहीं हो पाएगा, खुद से खून बहता ही रहेगा। और ये रॉयल्स डिजीज़ है, क्योंकि ये क्वीन विक्टोरिया को हुई थी सबसे पहले, इसीलिए इसको रॉयल्स डिजीज़ बोलते हैं, रॉयल्स डिजीज़, ठीक है। और इसमें दो टाइप के हीमोफीलिया होते हैं हमारे पास, दो टाइप का हीमोफीलिया है, टू टाइप्स, ए और बी, हीमोफीलिया लगा देना, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग यहाँ पे होती है 8th फैक्टर पे एब्सेंट, यहाँ पे कितना, 8 फैक्टर पे एब्सेंट होगी, एब्सेंट। और यहाँ पे हमारे पास 9th पे होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास हीमोफीलिया है, इसमें भी ऐसा सेम ऐसा ही है, ठीक है। देखो जैसा इसमें है ना, अब सी की ये कलर ब्लाइंडनेस है तो सी लिख दिया, यहाँ पे एच हीमोफीलिया एच लिख देंगे, तो अगर एक्स एच एच है तो अफेक्टेड होगा, लेकिन फीमेल होगी, ठीक है। ये फीमेल्स में ही होती है, मेल्स में तो ये हीमोफीलिया होता ही नहीं है, फीमेल्स में होता है, ठीक है। और बाकी हमारे पास अगर ये वाला है एक्स एच और ऐसे स्मॉल एच और कैपिटल वाला है तो कैरियर होगा, फीमेल ही होगी। और मेल्स में मतलब कम होती है, फीमेल्स में ज़्यादा होती है, होगी मेल्स में लेकिन कम होगी। और अगर यहाँ पे एक्स एच वाई होगा तो मेल अफेक्टेड होगा, सेम एज इट इज़ है, ठीक है। ये तो ये हमारे पास है सारे डिसऑर्डर, जिसमें हमने पहला देखा ये जेनेटिक डिसऑर्डर कौन कौन से हैं, ये पढ़ा इस बारे का। फिनाइलकीटोनुरिया जो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, और क्यों जाता है, फिनाइल एलेनिन जब टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, एंजाइम एक्यूमुलेट हो जाएगा, उसकी वजह से ये डिसऑर्डर होगा। इसमें ब्रेन रिटार्डेशन हो सकता है, मेंटल रिटार्डेशन, और हमारे पास क्या होगा इसमें, स्किन एंड हेयर पिगमेंटेशन हो जाता है, इस वजह से हमारे पास ये डिसऑर्डर होगा। इसके बाद है सिकल सेल एनीमिया, जो कि हमारे पास ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, ये किस वजह से होगा, 11th क्रोमोसोम पे जो जीन होते हैं उसकी वजह से होगा। इसमें अब सिकल सेल एनीमिया मतलब आरबीसी से रिलेटेड ही है, और हीमोग्लोबिन आरबीसी में प्रेजेंट होता है, उसमें 2 अल्फा चेन 2 बीटा चेन होते हैं। 2 बीटा चेन जो होती है, बीटा चेन की 6th पोजीशन पे या तो ग्लूटामिक एसिड वेलिन में कन्वर्ट हो गया, या तो जो थाइमिन है वो एडेनाइन में कन्वर्ट हो गया, या फिर हमारे पास गैप टू ग्रोक हो गया। तो उस चीज़ में अगर ये सब चीज़ें हमारे पास हो रही हैं तो उसको सिकल सेल एनीमिया बोल देते हैं, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया में क्या इफेक्ट करता है, जो हमारे पास आरबीसी की शेप से ही रिलेटेड था, वैसे भी ये सिकल सेल शेप हो जाती है एनीमिया की वजह से। अब बायकनकेव आरबी सिकल शेप की हो जाएंगी तो उसे बोलते हैं कि प्राइमरी इफेक्ट हो गया। सेकेंडरी इफेक्ट क्या हो जाता है, कैपिलरीज क्लॉग्ड हो जाती है, उसकी वजह से O2 अच्छे से डिलीवर हो नहीं पाएगा, और जब ब्रेन को अच्छे से O2 मिलेगा नहीं तो हमारे पास ब्रेन डैमेज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके दो इफेक्ट जो होते हैं इफेक्ट। फिर आता है थैलेसीमिया, ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, और थैलेसीमिया जो हमारे पास होता है ना, ये बेसिकली उन जगह ज़्यादा होता है जहाँ पे फैमिलीज़ में ही मैरिज होती है, मतलब अनदर फैमिली में नहीं होती है, फैमिली रिलेटेड में ही होती है, रिलेशंस में ही, फैमिली रिलेशंस में अगर कोई मैरिज होती है या फिर कुछ होता है तो उस चीज़ में हमारे पास क्या होता है, थैलेसीमिया होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, और बहुत रेयर केस होगा कि इसके अलावा थैलेसीमिया हो। सभी में थैलेसीमिया सेम रिलेशन में मैरिज की वजह से ही होती है,
ठीक है, एक फैमिली में, मतलब जैसे जो पेडिग्री पढ़ रहे हैं ना हम, फैमिली चार्ट, उस फैमिली चार्ट में से ही रिलेटेड कोई भी हो, बहुत दूर का भी, उन सब में से ही वैसे होती है। ठीक है, अभी इसमें क्या होता है, हमें ब्लड पेशेंट को बार बार चढ़ाना पड़ता है, हर हफ्ते बाद चढ़ाना पड़ता है उसके पास ब्लड, तो रेगुलर ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड होता है। इसमें दो तरह के होते हैं, अल्फा बीटा। अल्फा हमारे पास जिसके क्रोमोसोम 16 होता है, बीटा जिसमें क्रोमोसोम 11 पे होती है। अल्फा में क्रोमोसोम 16 पे होगी, तो इसमें दो पे अफेक्ट करता है, HbA1 HbA2। ठीक है, और इसमें HBB जीन एक पे करेगा। अब जो हमारे पास अल्फा है उसमें अल्फा की ही सिंथेसिस नहीं हो पाएगी, बीटा चेन एक्यूमुलेट करेगी, प्रेसिपिटेट करेगी, उसकी वजह से आरबीसी रप्चर हो जाएगी, बीटा में उल्टा हो जाएगा, एब्सेंस हो जाएगा बीटा चेन का ही, और अल्फा चेन प्रेसिपिटेट कर जाएगी, एक्यूमुलेट कर जाएगी, आरबीसी रप्चर हो जाएगा। और ये क्वांटिटिव प्रॉब्लम है, क्योंकि हम इसमें क्वांटिटी पे ही बात कर रहे हैं। अल्फा में दो जीन पे हो रहा है, बीटा में एक ही जीन पे हो रहा है, और ये क्वालिटी पे कोई डिपेंड नहीं करती, क्वांटिटी पे करती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं सेक्स लिंक डिसऑर्डर्स। तो सेक्स लिंक डिसऑर्डर्स हमारे पास क्या, अब एक, हाँ, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट भी हमने देखा था। ठीक है, ऑटोसोमल डोमिनेंट जो कि एक ही है हमारे पास, मायोटोनिक मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है सेक्स लिंक डिसऑर्डर्स। सेक्स लिंक डिसऑर्डर्स में सबसे पहले आता है एक्स लिंक रिसेसिव, मतलब इसमें हम यही पढ़ते हैं, एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर्स ही हैं, वाई लिंक रिसेसिव कोई डिसऑर्डर्स नहीं होता है, एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, एक्स लिंक रिसेसिव में कौन कौन से हैं, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस क्यों जाती है, जो आइस है उसमें जो कौन सेल प्रेजेंट है, वहाँ पे जो पिगमेंट्स होते हैं, जो कलर को परसीव करते हैं, अगर वो हमारे पास अफेक्ट कर जाए, मतलब उनमें कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो उस पर्सन में कलर ब्लाइंडनेस हो सकती है, फिर वो उसे कलर दिखेगा नहीं। जैसे रेड ग्रीन की कलर ब्लाइंडनेस हो गई, तो रेड और ग्रीन कलर वो नहीं देख सकता। ठीक है, तो इसमें यही देखा, रेड ग्रीन की कलर ब्लाइंडनेस, जिसमें अगर XCC दोनों में स्मॉल सी है, मतलब अफेक्टेड है। और ये बहुत रेयर केस होता है हमारे पास, XC अगर एक बड़ा है एक छोटा है तो कैरियर हो जाएगा, और अगर एक XC है और Y है तो हमारे पास ये मेल्स में हो जाएगा कलर ब्लाइंड। ठीक है, और जो कलर ब्लाइंडनेस है वो हमारे पास फीमेल्स में बहुत कम होती है, मेल्स में बहुत ज़्यादा होगी। मेल्स में ही ज़्यादा कॉमन है, 8% मेल्स में होती है, और फीमेल्स में 0.4% होती है, डाटा पूछा जाता है। ठीक है, हीमोफीलिया जो कि क्रिस्पर्स पैटर्न फॉलो करता है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव है अगेन। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, हीमोफीलिया में छोटा कट लगने पे भी हमारे पास क्लॉट नहीं हो पाता, उसकी वजह से खून बहता ही रहता है, इसलिए ब्लड क्लॉटिंग यहाँ पे एब्सेंट है। ठीक है, और रॉयल्स डिजीज है, क्योंकि क्वीन विक्टोरिया को हुई थी, इसीलिए रॉयल्स डिजीज है। क्वीन, हाँ, क्वीन विक्टोरिया एलिजाबेथ जो थी उन्हीं को ही थी। ठीक है, टू टाइप्स की है ये, एट्थ में एब्सेंट होगी, और बी मतलब हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया ए जिसमें एट्थ में ब्लड क्लॉटिंग एब्सेंट होगी, एट्थ फैक्टर पे, और ये नाइन्थ फैक्टर पे एब्सेंट होगी ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, तो यही है हमारे पास सारे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। अब नेक्स्ट क्लास में हम, सॉरी, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, नेक्स्ट क्लास में हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स देखेंगे, यानी नेक्स्ट वीडियो में हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।